everyone, welcome back to Comments Room. This is Priya, your educator. तो स्टूडेंट्स, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने डिस्कस किया था लास्ट वाली क्लास में. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो चाहे जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी है, ग्रेटर देन यूनिटरी है या लेस देन यूनिटरी है, इसको कैलकुलेट करना है हमने, मेजरमेंट करना है इन 5 मेथड से. चाहे कोई सी भी हो, इसको मेज़र किया जाता है. तो सबसे पहले हमारे पास मेथड आ जाता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, फिर आ जाता है प्रोपोर्शनेट मेथड, थर्ड आ जाता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, फोर्थ आर्क इलास्टिसिटी मेथड एंड फिफ्थ वन इज द रेवेन्यू मेथड. पॉइंट और आर्क ये दोनों मेथड ही ग्राफिक मेथड है. तो हमारे जो बीकॉम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मेजरमेंट के बारे में आपसे पूछा जाता है, डिग्रीज के बारे में आपसे पूछा जाता है 15 मार्क्स में. ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ये बताओ. ये इनके फैक्टर्स भी पूछे जा सकते हैं. अगर फैक्टर्स नहीं पूछते हैं तो आपसे डिग्री पूछ लेते हैं या फिर आपसे मेजरमेंट पूछ लेते हैं कि मेथड बता दीजिए. 3 मेथड पूछ सकते हैं, 2 मेथड पूछ सकते हैं, स्पेसिफिकली कोई एक मेथड ही आपको 5 मार्क्स में आ सकता है. तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और हमें मोटिवेट जरूर कीजिए. तो स्टार्ट कर रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड डॉक्टर मार्शल ने दिया था. इस मेथड के अकॉर्डिंग जो हमने मेजर करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसको हमने ये जानकर करना है कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. नाम ही बता रहा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. इन ऑर्डर टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट इज एसेंशियल टू नो हाउ मच, कितना और इन व्हाट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपका टोटल एक्सपेंडिचर जा रहा है, हैज चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड. टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आ रहा है, किस कारण, प्राइसेस में चेंज आने के कारण, प्राइसेस के अप एंड डाउन होने के कारण टोटल एक्सपेंडिचर किस तरह से हमारी इफेक्ट हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटरी डिमांड के बारे में बात करते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी ड्यू टू राइज और फॉल इन द प्राइस. जब यूनिटी होती है, यूनिटरी इक्वल होता है, तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो रिमेन्स अनचेंज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता जब ये यूनिटी होता है. जब ये ग्रेटर देन यूनिटी होता है उस टाइम पे ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, प्राइसेस में फॉल होने के कारण हमारा टोटल एक्सपेंडिचर अप हो जाता है. देखो, प्राइसेस में फॉल होने के कारण, प्राइसेस जब डिक्रीज होते हैं तो डिमांड कंज्यूमर की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. तो जब वो डिमांड इंक्रीज करेगा तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ेगा. ग्रेटर देन यूनिटरी जो इलास्टिसिटी हमने डिमांड की पढ़ी थी मेथड में, ये रहा. प्राइसेस में तो थोड़ा सा चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड वो बहुत ज़्यादा कर रहा है. इसके कारण क्या होगा, उसके टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. और इसके ऑपोजिट अगर ये वाला देखें तो इसमें टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज तो होंगे लेकिन कम होंगे, कम हो जाएंगे, उसमें बढ़ जाएंगे. ग्रेटर देन यूनिटी के केस में क्या होता है, व्हेन ड्यू टू फॉल इन द प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर गोज अप एंड ड्यू टू राइज इन द प्राइसेस टोटल एक्सपेंडिचर गोज डाउन. जब प्राइसेस राइज होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो डिमांड के कम होने के कारण खर्चे भी कम हो जाते हैं. तो टोटल एक्सपेंडिचर मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर टू द चेंज इन द प्राइस. 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. प्राइसेस के इंक्रीज होने के कारण डिमांड कम हो जाती है, उसके कारण अगर डिमांड कम कर रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा भी क्या होगा, हमारा कम होगा, गोज डाउन. और यही अगर प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाएगा. ये चीज़ बताई गई आपको सेकंड पॉइंट में. थर्ड वन इज द लेस देन यूनिटी. लेस देन यूनिटी वही जब कम चेंज आता है, चेंज तो आता है लेकिन कम आता है. ड्यू टू फॉल इन द प्राइसेस टोटल एक्सपेंडिचर गोज डाउन. प्राइसेस में फॉल होने के कारण जो डिमांड में थोड़ा सा चेंज आता है, उसके कारण जो एक्सपेंडिचर है वो डाउन हो जाते हैं. क्यों, प्राइसेस भी तो फॉल हो चुके हैं, खर्चा हमारा बच गया.
ड्यू टू राइज इन द प्राइसेस टोटल एक्सपेंडिचर गोज अप। अगर प्राइसेस राइज हो जाते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर भी अप हो जाते हैं। व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, तो जैसे प्राइस चेंज होता है वैसे सेम डायरेक्शन में ये चलते हैं लेस देन यूनिटी के केस में। सॉरी। Measurement of elasticity of demand by the total outlay. Total outlay means expenditure. Method can also be explained with the help of this table. देखो, जब यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर प्राइसेस हमारे राइज करते हैं या फॉल करते हैं, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो चेंज आता है वो इक्वल आता है। जितना प्राइस में चेंज आता है उतना ही डिमांड में चेंज आता है, कम या ज़्यादा नहीं आता है। अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन की बात करें, ग्रेटर देन यूनिटी की बात करें, यही सेकेंड वाला पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, अगर प्राइसेस राइज करते हैं बढ़ने के कारण हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो क्या कर जाएंगे, डाउन कर जाएंगे, क्योंकि प्राइसेस के बढ़ने पर कंज्यूमर जो है डिमांड कम करेगा और बहुत ज़्यादा ही कम कर देगा। मोर देन यूनिटी है ना, जरूरी नहीं बढ़नी है, बहुत ज़्यादा कम कर देगा। और अगर प्राइसेस फॉल कर रहे हैं तो डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी अप हो जाएंगे। अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी की बात करें, लेस देन यूनिटी में क्या होता है कि प्राइसेस अगर राइज कर रहे हैं तो हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो भी अप कर जाएंगे, फॉल कर रहे हैं तो वो भी फॉल हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं और इनके तो ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो जैसे ये टेबल से हम समझते हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बताया गया है आपको यहाँ पे। अगर किसी चीज़ का प्राइस 2 रुपये है तो उस टाइम पे एक पर्सन जो क्वांटिटी खरीद रहा है वो 4 क्वांटिटी खरीद रहा है, 4 किलो कोई चीज़ खरीद रहा है, तो उसका टोटल खर्चा कितना हुआ, 4 × 2 8। अगर इसी चीज़ के प्राइसेस 2 से 4 हो जाते हैं, इंक्रीज हो गए प्राइसेस, उसने क्वांटिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया। जितने प्राइसेस में फॉल हुआ उतना ही क्वांटिटी में फॉल हुआ। यूनिटरी में हमने पढ़ा कि इक्वल ही चेंज आता है, तो इक्वल चेंज यहाँ पर आ गया, तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हुआ, 8 ही रहा है। अगर प्राइसेस में फॉल हो जाता है, वो 4 की बजाय 3 हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर क्वांटिटी कितनी लेने लग गया, 8 क्वांटिटी लेने लग गया। प्राइसेस में तो 3 रुपीज़ का इंक्रीज फॉल आया, 4 से 1 हो गया, तो ये डिमांड कितनी हो गई, 6 की चेंज हो गई। 3 का आया तो उसमें 6 की चेंज कर दी उसने, लेकिन फिर भी हमारे एक्सपेंडिचर कितने रहे, 8 रहे। तो ये बन गया यूनिटरी इलास्टिक का, जहाँ पर जो खर्चा है हमारा सेम ही रहता है, वो अपनी क्वांटिटी को इस तरह से एडजस्ट करता है कि उसका एक्सपेंडिचर सेम रहता है। ओके, अगर हम बात करें सेकंड वाले पार्ट में, तो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी प्राइस का 2 रखा जाता है, उसकी को क्वांटिटी कितनी ले रहा है, 4, तो खर्चा कितना हो रहा है, 8। अगर उसी का प्राइस 4 हो जाता है, इंक्रीज हो रहा है प्राइस, तो उसके कारण प्राइस में कितना चेंज आया, 2 रुपीज़ का चेंज आया, लेकिन क्वांटिटी में कितना चेंज आ गया, 3 का चेंज आ गया। उसने डिमांड कम कर दी, बहुत ज़्यादा कम कर दी, तभी तो ये ग्रेटर देन यूनिटरी बनेगा ना, कि बहुत ज़्यादा कम कर रहा है। अब यहाँ पर खर्चा कितना हो रहा है उसका, 4 रुपीज़ ही हो रहा है। अगर प्राइसेस में 4 के बजाय वो 1 पे आ जाता है, तो उसने डिमांड बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दी, तो अब खर्चा कितना हो रहा है, 10 का खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पर खर्चा उसका बढ़ रहा है, यहाँ पर लेस टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर मोर टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि जब प्राइसेस जो है ग्रेटर देन में राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा डाउन आ जाता है। जब प्राइसेस हमारे 2 से 4 इंक्रीज हो गए, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 8 से 4 हो गया। और वही अगर फॉल करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर अप हो जाता है। सॉरी, अगर फॉल करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर अप हो जाता है। यही अगर फॉल किया तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 10 हो गया, उसने बहुत ज़्यादा डिमांड को बढ़ा दिया, तो यहाँ पर हमारे टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं।
यही अगर लेस देन यूनिटरी के केस में देखें, हमने देखा था कि ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो खर्चा भी इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो वो भी डिक्रीज होगा। देखते हैं कैसे। 2 रुपीज़ जब उसका प्राइस है, 3 kg वो ले रहा है, तो उसको खर्चा पड़ रहा है 6 का। अब प्राइसेस इंक्रीज हो गए, प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, प्राइसेस के इंक्रीज होने पर उसने जो डिमांड है वो 2 किलो की कर दी। अब उसका जो खर्चा हो रहा है वो भी 8 हो रहा है। प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए, टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया। ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं। लेस देन यूनिटरी वो कम तो कर रहा है अपनी डिमांड को, लेकिन इतना कम नहीं कर रहा जितने प्राइसेस कम हुए हैं। प्राइसेस तो 2 रुपये से फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन उसने kg 1 ही कम किया है, इसलिए ये लेस देन यूनिटरी है। अब उसने खर्चा कितना, प्राइस कितना आ गया, 1 रुपीज़ का आ गया। अगर प्राइसेस फॉल कर गए तो उसने डिमांड को भी इंक्रीज कर दिया, अब उसका खर्चा कितना हो गया, 4 हो गया। अगर हमारा प्राइसेस फॉल कर रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल कर रहा है। ये सेम डायरेक्शन में चलता है। हमने ये डिस्कस किया था। अब देखो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने यूनिटरी इलास्टिक में क्या पढ़ा था, यही मैंने आपको समझाया ना कि ये हमें यही बताता है कि प्राइस में चेंज आने के कारण टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आता है। ग्रेटर देन यूनिटरी वाले पार्ट में क्या हमने देखा था, जब प्राइसेस उसके 2 थे, टोटल एक्सपेंडिचर 8 हो गया था, प्राइसेस 4 हो गए तो वो टोटल एक्सपेंडिचर भी 8 हो गया। पहले 4 था फिर 8 हो गया। तो ये हमें यही बताता है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अगर प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगा, प्राइसेस फॉल कर रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी वाले में हमने क्या देखा, जो थर्ड पार्ट है, जब किसी चीज़ का प्राइस 2 रुपये है तो उसका टोटल खर्चा हो रहा है 6 रुपये, और जैसे ही उसी चीज़ का प्राइस राइज होकर 2 से 4 हो जाता है तो उसका टोटल खर्चा भी चेंज हो जाता है, 8 रुपये हो जाता है। और जब प्राइसेस फॉल होकर 4 रुपये से 1 रुपये पे आ जाता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डाउन आ जाता है, 4 रुपीज़ में आ जाता है। तो ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो चेंज इन प्राइस लीड्स टू चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर इन द सेम डायरेक्शन। अब इसी मेथड को हम देखते हैं। टोटल आउटले मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस फिगर में आपको क्या बताया गया, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो दिखाए गए हैं ओ एक्स एक्सिस के ऊपर। ये जो है TBCE, ये जो है टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है हमारी। ये क्या कह रहे हैं, लाइन TE रिप्रेजेंट द टोटल एक्सपेंडिचर लाइन। ओके, ये हमने देख लिया। BC कहाँ पर है इनकी, BC इज द पार्ट ऑफ TE लाइन यूनिटरी इलास्टिक। ये यूनिटरी इलास्टिक का दिखा रहे हैं पोर्शन, जहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता है प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर। इट पॉइंट्स आउट दैट व्हेन द प्राइस इज OM, जब प्राइस है जो वो OM है, यहाँ से यहाँ है, टोटल एक्सपेंडिचर इज MC। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, MC है, ये वाला। ये व्हेन द प्राइसेस राइज O to N, जब ये प्राइसेस यहाँ हो जाते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहता है, NB रह जाता है, जो कि इक्वल है MC के। दोनों लाइंस बराबर है ना, ये वाली, ये दोनों लाइंस बराबर है, ये इक्वल का दिखा रहे हैं। TB पार्ट ऑफ TE लाइन, TB इज अ पार्ट ऑफ TE लाइन, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटर देन यूनिटरी। ग्रेटर देन यूनिटरी मतलब एक से बड़ा, जो कि ये दिखाता है प्राइसेस राइज हो रहे हैं ON से कितने, OR पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। टोटल एक्सपेंडिचर कम्स डाउन फ्रॉम NB टू RA। NB यहाँ, NB से कितना हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, RA। ये पहले इतना था, अब इतना हो गया है, ठीक है। ये देखो, अगर ON खर्चा कर प्राइस है तो उसका खर्चा कितना है, यहाँ पर, यहाँ पर। और अगर यही प्राइसेस यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं, इतने इंक्रीज हो गए प्राइसेस के इंक्रीज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पहुँच गया, कम हो गया, इतना गैप आ गया इसमें,
गैप आने का मतलब रिड्यूस हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इट मूव्स ऑन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो खर्चा कम हो गया है, ओके। EC पार्ट ऑफ TE, EC, EC ये वाला पार्ट ऑफ TE लाइन रिप्रेजेंट द लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ये कम दिखा रहा है। ये बताता है कि जब प्राइसेस OM से OP पर आ जाते हैं तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर MC से डाउन होकर कितना हो जाता है, PD हो जाता है। इट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से इन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को दिखाया है। ये एक फॉर्मूला है मेजर करने का बाय द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल आउटले मेथड भी इसको बोलते हैं। ये मेथड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, 1 माइनस चेंज इन EX डिवाइडेड बाय X और इनटू में गया है चेंज इन प्राइस। अब E का मतलब है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चेंज इन EX का मतलब है चेंज इन एक्सपेंडिचर। X का मतलब है इनिशियल डिमांड ऑफ द गुड्स। X का मतलब इनिशियल डिमांड, पहले कितनी डिमांड थी, और P का मतलब है प्राइस, इसमें कितना चेंज हो रहा है। अब इस वाले फॉर्मूले को इन्होंने एग्जाम्पल से समझाया है, फॉर्मूला आपको तैयार करवाया है। फॉर एग्जाम्पल जो प्राइस है पहले का P, सिंपल नया वाला प्राइस है जो P1 होगा, पुराना प्राइस है वो 10 है, और X पुराने गुड्स कितने हैं 60,000 है। EX क्या था हमारा, EX था चेंज इन एक्सपेंडिचर, ये डाल्टा का साइन आ गया तो ये चेंज का साइन हो गया, तो EX का मतलब है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, अगर प्राइसेस 10 है, यूनिट्स 60,000, तो मल्टीप्लाई करके पता चल गया कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है 6 लाख है। अब नया प्राइस है 20 और नए यूनिट्स है 50,000, अब नया जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, वो 10 लाख है। चेंज कितना आया प्राइस में, पहले 20 था अब 10 है, 10 का चेंज आया। टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, पहले 6 लाख था अब 10 लाख हो गया, 4 लाख का चेंज आया। अब इसी वैल्यूज को आप फॉर्मूलाज में फिल कर दो। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन एक्सपेंडिचर, चेंज इन एक्सपेंडिचर क्या है 4 लाख डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स क्या है हमारे यूनिट्स, यूनिट्स कौन से है, ये पहले वाले यूनिट्स है 10, और चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आया है, प्राइस में चेंज आया हमारा, तो यहाँ पर मैं कह रही थी कि ये 10 पहले वाला प्राइस है, ये पहले वाला प्राइस नहीं है, सॉरी गाइस, यहाँ पर प्राइस नया वाला ही है, जो चेंज लेना है ना हमने प्राइस का वो ये है, ये रहा चेंज इन प्राइस 10 चेंज आया, और पहले वाले यूनिट्स कितने थे 60,000 के थे, ठीक है 60,000 के थे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके -1 तो आगे लगाना ही है, ये आ गया हमारे पास लेस देन यूनिटरी। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड था आपका, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बाकी के जो मेथड है हम 1 बाय 1 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं, लेसन्स अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और उसको फर्दर शेयर भी कीजिए, और आपका वैल्यूएबल फीडबैक है जो उसका हमें इंतज़ार रहेगा, वेट रहेगा हमें इसका, ठीक है। चलो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।